जो बेसिक आ गया था हैप्लॉइड डिप्लॉइड की तरफ से आगे का क्या लास्ट क्लास में आप उसमें आ गया होगा कि किस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होता है हमारी बॉडी में होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होता है और इसके अलावा आप उसमें आ गया कि जो हमारा एलिमेंट है सेल डिवीजन का जो एक बेसिक डिवीजन का एलिमेंट है माइटोसिस माइटोसिस में किस तरह से क्रोमोसोम अपीयर हो जाता है जीन लीड हेटेरोजाइगस होमोजाइगस और डोमिनेंट और रिसेसिव ये कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की So when you're talking about inherited change, सबसे बेसिक चीज जो हमारे पास है that is variation. हमने आज जो ऑब्जर्व करने टॉपिक वो ऑब्जर्व करना है with respect to variation. ठीक है? Inherited change में आपके पास एक बेसिक एलिमेंट था सेल डिवीजन का सेल डिवीजन की दो टाइप्स जिसमें से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस अगर मैं दोनों टाइप्स को एक तरह से समराइज करूं दोबारा से वैसे तो लास्ट क्लास में तो एक आपके पास सेल डिवीजन में एक आपके पास होता है mitosis and the second one is meiosis अगर mitosis की बात करते हैं तो mitosis बेसिकली डिप्लॉइड सेल को डिप्लॉइड ही रखता है meiosis की बात करते हैं तो डिप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड कर देता है you guys know why we represent diploid and haploid में आइडिया है मैं ये कि डिप्लॉइड फॉर ह्यूमंस और हैप्लॉइड फॉर भूल गए वैसे बदलता गुड तो होता क्या है होता सिलसिला कुछ ये है कि आपके पास ट्वेल का मतलब होता है होमोलोगस पेयर साथ में सही है हर क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर साथ में मौजूद था और डिवीजन के बाद बट 2n से n कर देने का मतलब है कि पेयर का एक पार्ट आ गया दूसरा पार्ट दूसरे सेल में दूसरा पार्ट दूसरे डिवीजन में चला ठीक है अच्छा इसी हवाले से when you talking about mitosis आपके पास एक नॉर्मल बॉडी सेल को डिवाइड मियोसिस आपके पास नॉर्मल बॉडी सेल को डिवाइड करने के लिए जो प्रोडक्ट बनता है वो जर्म सेल ठीक है माइटोसिस आपके पास ग्रोथ करवाता है डेवलपमेंट करवाता है पेरेंट केयर करवाता है मियोसिस जो है वो आपके पास कोई ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा कोई पेरेंट केयर मैकेनिज्म में हेल्प नहीं कर रहा सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर रहा है जर्म सेल्स के बनने में ठीक है मैं तुम लोगों को कुछ टर्म्स लिख के दे रहा हूं छोटा सा टास्क है लाइक हार्डली 3 मिनट लगेंगे बट फिर और वही चीजें हैं जो कि लास्ट क्लास में पढ़ी थी मुझे इन टर्म्स का मतलब बता लेकिन मैं आपको अगर बस कंपोनेंट को बस डिफाइन वन इज जी देयर इज allele homozygous heterozygous homologous और उसके बाद आ जाएगा dominant and then recessive कुछ भी नहीं कहना है वन लाइन की डेफिनेशन होती है वो आपने इसको जो है ना यहाँ प्लेस सिंपल डेफिनेशन
मैं सुनूंगा मैंने क्वेश्चन। डन बेटा, ठीक नहीं आ रहा कौन सा? अच्छा, डोमिनेंट का हो गया, रिसेसिव का भी हो गया, ये नहीं हुआ। डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव नहीं। बाकी लिख दिया नीचे। होमोलोगस नहीं होगा, होमोलोगस तो कल पूरा पढ़ा है हमने। है? लिखा नहीं था। आगे कुछ ही नहीं हुआ। हुआ है क्या कहो? जी चलो ध्यान देना। जीन का मतलब क्या होता है? हमने कल की क्लास में पढ़ा था, जीन किसे कहते हैं? गुड, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेस। कुछ भी याद रखना है। अलील किसे कहते हैं? अल्टरनेट कॉपी ऑफ alternate copy of gene. Homozygous किसे कहा? Homozygous is same क्या? Same alleles, same types of allelic gene या alleles. ठीक है? And heterozygous का मतलब क्या हो जाएगा इसे? Yes, different. सारे मुझे ही बता रहे हैं, बाकी बता नहीं। ओके भाई, होमोलोगस। होमोलोगस किसे कहते हैं? होमोलोगस का मतलब होता है सेम शेप, size, appearance, and locus of gene. तो ये बेसिकली क्या होता है? कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस बेसिकली कोई अलग टर्म नहीं है विदाउट क्रोमोसोम। होमोलोगस इज टर्म व्हिच अलोंग विद क्रोमोसोम। होमोलोगस एक क्रोमोसोम होता है, ऐसा क्रोमोसोम जो कि कॉपी जिसका सेम शेप है, सेम साइज है, सेम अपीयरेंस है, सेम लोकस, बट डिफरेंट क्या है? इट मे हैव डिफरेंट एलील्स। ठीक है? डोमिनेंट कौन होता है? डोमिनेंट कौन है? जो कॉमन वाला होगा, डिफाइन करके कॉमन ट्रेट होता है, और उसके अलावा बस इतना ही। चलो मैं समराइज कर। डोमिनेंट इज the trait in an allele which can appear phenotypically, बल्कि which can नहीं होगा, which appear when in heterozygous
जब वो हेटेरोजाइगोसिटी में तभी वो फिनोटाइपिकली अपीयर हो जाए। ऐसा ट्रेट जो फिनोटाइपिकली अपीयर हो जाए तब जब वो हेटेरोजाइगोसिटी में है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। सही है। रिसेसिव कौन होता है? Who is recessive? नजर आ जाएगा। रिसेसिव कौन है? The trait in an allele which only appear phenotypically when in homozygous। सिर्फ और सिर्फ तभी phenotypic appearance देगा ये जब वो homozygous। जब heterozygous होगा तो साथ में जो उसके डोमिनेंट वाला ट्रेट होगा वो phenotypically appear करेगा, क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है। और ये कब appear हो रहा है? जब दोनों एलील एक ही होंगे। जैसे कि लेट्स सपोज अगर ब्राउन के वाले ट्रेट है वो रिसेसिव है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तब appear होता है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ तब appear होगा जब आपके पास वो दोनों रिसेसिव ट्रेट हो। ठीक है। अगर एक ब्लैक आ गया साथ में, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई और होमोजाइगोसिटी डेवलप हुई, हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई, तो फिर वो आपके पास फिनोटाइपिकली अपीयर नहीं होंगे। ये बात क्लियर हो गई यहां तक की? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, फिर जब दो टर्म्स और आ जाते हैं हमारे पास, एक है टर्म क्या लाते हैं हमारे पास फिनोटाइप और दूसरा कहलाता है हमारे पास जीनोटाइप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? जो फिजिकली अपीयर होते हैं उनको फिनोटाइप। कैरेक्टरिस्टिक्स ये ट्रेट जो जीन्स में मौजूद होते हैं, भले फिजिकली अपीयर हो या ना, उन्हें जीनोटाइप। रिमेंबर दैट अ जीनोटाइप will always, like, बल्कि इसको यूं कहता हूं मैं, a phenotype will always be having a genotype, but it's not necessary that all the genotype needs phenotype। अब अगर किसी के पास black dominant trait के साथ में उसके पास brown hair trait मौजूद है, लेकिन brown hair trait appear नहीं हुआ, brown hair trait appear नहीं हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके बाल जो कि ब्राउन हेयर ट्रेट की वजह से अपीयर हो रहे हैं तो वो जीन में ना हो। जीन में आपके भी अगर बाल काले तो आपकी किसी हो। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि वो जीनोटाइप बना, भाई जीनोटाइप नहीं बना, जीनोटाइप तो बना सकता है। ये बात समझ में आ रही है? चलो एक चीज और ऑब्जर्व, एक चीज जो कि इसमें हमारे पास आ जाती है वो है समझने के लिए मियोसिस। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। किस तरह का सेल डिवीजन? मियोसिस किस तरह का सेल डिवीजन है? हमें बताया बेसिक बात है। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर जर्म सेल्स। ये जर्म सेल्स को डिवाइड करते हैं। Meiosis is a type of cell division in which diploid cell becomes haploid. Meiosis produces four daughter cells. Meiosis produces germ cells, कौन से? sperm cell in male and egg cell in female. Meiosis की significance क्या है? Why meiosis is important for our body or you can say for our whole breed? Meiosis इसलिए important है because it helps in variation. अगर मियोसिस नहीं होता वेरिएशन नहीं आती। वेरिएशन कैसे आती है? मियोसिस बाय द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में जो असल चीज हमने समझी है वो है क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हेल्प कर रहा है किस चीज के अंदर? वेरिएशन लाने। बात समझ में आ रही है? इसमें भी कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास एक एलिमेंट आना है वो ये कि
कि meiosis की कितनी टाइप्स होती है। meiosis को हमें categorically डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों। meiosis can be divided into meiosis can be divided into meiosis 1 and meiosis 2। meiosis को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, meiosis 1 में और meiosis 2 में। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, meiosis 1 और meiosis 2 में इसको डिवाइड तो कर दें, लेकिन ये डिवीजन हो किस बिहाफ पे है, या हम किस बिहाफ पे इस चीज को पढ़ सकते हैं, या हम ये कह लो कि किस बिहाफ पे इसको डिवाइड करें, मतलब ऑन व्हाट बिहाफ, ऑन व्हाट कैटेगराइजेशन, ऑन व्हाट एलिमेंट बेसिस होता है डिवाइड करने का। तो हम इसको दो बेसिस पे डिवाइड करें। मैंने आपको कहा था कल कि थोड़ा सा माइटोसिस पढ़कर आना। अगर आपको याद हो तो माइटोसिस में आपने पढ़ा था प्रोफेज, माइटोसिस में आपने पढ़ा था metaphase after prophase, then we studied about anaphase, and then the last one was telophase. So we have got prophase, metaphase, anaphase, and then telophase. meiosis में, meiosis 1 में भी यही सारी क्लासिफिकेशन आ जाती है। prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1। ठीक है, फिर meiosis 2 में आपके पास ये डिवीजन आ जाएगी prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 और telophase 2। ठीक है, ये आपके पास एक बेसिक अरेंजमेंट है, ये आपके पास एक बेसिक डिवीजन। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो जब हम meiosis की बेसिक डिवीजन बना रहे हो, meiosis की जो डिवीजन बनना है वो फेजेस है। माइटोसिस में इस तरह से फेजेस पड़े थे। अब जरा एक कहानी, कोई छोटी सी कहानी सुने ना, कि जब हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा सेल डिवीजन, कोई भी सेल डिवीजन क्या होता है, देखो सेल का डिवाइड होना इवेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। इवेंट्स क्या है, इवेंट प्रोफेज है, इवेंट मेटाफेज है, इवेंट एनाफेज है, टेलोफेज है। ये जो सारे के सारे इवेंट्स चल रहे हैं आपके पास, जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं आपके पास, ये बेसिकली सेलुलर रिएक्शंस, ये क्या है आपके पास, बेसिकली दे आर सेलुलर रिएक्शन। अब सेलुलर रिएक्शन के लिए बात करें तो सेलुलर रिएक्शन क्या होता है, जब प्रोफेज होगा सेल प्रिपेयर करेगा, जब प्रोफेज होगा तो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसर क्रोमैटिक मटेरियल कंडेंस, क्रोमैटिक मटेरियल कंडेंस हो जाएगा तो उसके बाद सेंट्रियोल अपीयर होना शुरू होंगे। सेंट्रियोल सेंट्रोजोम की शक्ल में अपीयर होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूलर बॉडीज होती हैं, और वो फिर अपार्ट मूव करते हैं, अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। और जब वो अपोजिट पोल पे मूव करते हैं तो उसमें से कुछ फाइबर निकलते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि यार ये सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल मौजूद है, प्लांट सेल मौजूद नहीं होते। मैं कहानी शुरू से सुना रहा हूँ आगे, सही है। सबसे पहले आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ, क्रोमैटिक मटेरियल कंडेंस हुआ, उसने क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर ली, एंड दैट क्रोमोसोम which was previously placed in the nucleus, now when the nuclear membrane start disappearing, they are open and they are present right now in the cytoplasm. During their condensation, they form a structure called chromosome. That chromosome arranged itself on the equatorial plane. That chromosome arranged on the central line of the cell. That chromosome basically arranged itself for being divided into equal half. That was the central line. That was the equatorial plane.
The centriole, which move apart on the opposite poles, they release or they impute specific protein-made fiber emerge out of the centriole. Star-shaped body is opposite pole पे जाते रहेंगे, so वो fibers निकलते रहेंगे, centriole जब totally opposite face पर opposite poles पर पहुंच चुके होंगे तो बीच में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज, ठीक है। यहाँ पर इवेंट चेंज हो, यहाँ पर जो सेंट्रल अरेंजमेंट हुई और स्पिंडल फाइबर की कंपटीशन है उसको हमने मेटाफेज करना। इससे आगे फिर क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर थे वो अटैच हो जाते हैं मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट्स। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। तो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे और सेंट्रोमियर से अटैच होना, सेंट्रोमियर से अटैच होना क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर से अटैच होना क्या कहलाता है? Anaphase या anaphase. This would be the last event of ये अभी हम meiosis नहीं सकते, अभी तो mitosis ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो जो तुम्हारे पास स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुआ है वो क्रोमोसोम की दोनों साइड से अटैच हुआ है, एक साइड से नहीं दोनों साइड से अटैच, और अटैच करेगा तो उसको स्ट्रेच करेगा, वो स्पिंडल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो पकड़ के खींचेगा क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम लेट्स सपोज इन दो मार्कर्स की तरह से, बड़ा आसान सा फिनोमेना है, समझिए ये दो मार्कर्स दो क्रोमैटिड्स, इन दो मार्कर्स की तरह से एक स्पिंडल फाइबर यहां से अटैच है, दूसरा स्पिंडल फाइबर यहां से सेंट्रल पार्ट पर अटैच है। अब ये पकड़ के इसको खींचेगा और ये अलग हो जाएगा। जब ये अलग हो गए, ये कौन सा फेज चल रहा है? नाउ दिस इज नॉट द मेटाफेज, जस्ट स्ट्रेच, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया और ये क्रोमोसोम में से क्रोमैटिड स्ट्रेच हुए और वो अलग हो गए। जब क्रोमैटिड्स अलग हुए तो दैट प्रोसेस वाज नेम्ड एज एनाफेज। एनाफेज में ये दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, एनाफेज में ये दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और अपोजिट पोल पर जाते जाते स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना शुरू हो। स्पिंडल ये अपोजिट पोल पर पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना शुरू हो गया। स्पिंडल फाइबर के बाद centriole also start disappearing, and on both the poles of the cell where the chromatic material or you can say the chromosome were present, the chromosome start dissolving back, or the hydrolysis of chromosome occur that causes formation of chromatic material। जब तुमने chromatic material से chromosome बनाया तो कंडेंसेशन के लिए तो जोड़ा था, अब जब तुम जो है इसको रिवर्स फेज में लेकर जा रहे हो तो आपके पास एनाफेज आता है, टीलोफेज स्टार्ट होकर टीलोफेज टूटना शुरू होगा, यानी कि जो जमा हुई बॉडी थी वो डिस्पर्स होना शुरू होगी, जो जमा हुआ क्रोमोसोम था वो स्प्रेडेड स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिक मटेरियल बनाना शुरू करेगा। दैट क्रोमैटिक मटेरियल structure is made out of the chromosome by the act of hydrolysis। जब जमा किया था तो जब हरा तो hydrolysis, that hydrolysis caused the formation of chromatic material back from the chromosome। दो साइड पर, अब एक साइड पे दो डिवाइड हो चुके, टेलोफेज के शुरू में ये मटेरियल दो हिस्सों में टूट चुका। Now it's time to regain all that we lost it। You lost nuclear membrane, अब nuclear membrane आ जाएगी, क्या मतलब डेवलप होगा एक और दो दोनों। आप इमेजिन कर पा रहे हैं साथ साथ? सेंट्रियोल डिसअपियर, न्यूक्लियस पहले डिसअपियर होता, अब रीअपियर होगा, लेकिन एक जगह पर नहीं, दो अलग अलग जगह। समझ में आ रही है? वो जब रीअपियर होगा या वो जब रीडेवलप होगा उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी क्लीवेज या इंक्लूजन फॉर्म, वो इंक्लूजन को क्लीवेज फॉर्म होगा अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी, और वो
एक स्फेरिकल बॉडी को दो स्फेरिकल बॉडी और ये स्प्लिटिंग दो सेल्स को अपार्ट मूव करवाएगी और जब ये दो सेल्स अपार्ट मूव करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास दो माइटोटिकली डिवाइडेड सेल्स आ जाएंगे। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं। माइटोसिस क्लियर हो गया, मजा आ गया। तो मियोसिस में फिर कैसा होता है? We'll start from the very basic. Okay. So when you talk about meiosis में आपके पास सबसे पहला फेज आ जाता है प्रोफेज। प्रोफेज 1 में क्या हुआ था? वो एक अलग कहानी थी जो माइटोसिस में हुआ था। यहाँ पे प्रोफेज 1 को we are going to divide प्रोफेज 1 into further three different phases, that is early प्रोफेज 1, मिडिल प्रोफेज 1 और लेट प्रोफेज 1। आपके पास जो डिवीजन है ना बेसिक, वो जो मतलब ये समझो कि माइटोसिस का जो बेसिक डिवीजन है वो इस हवाले से है कि जैसा कंटेंट था वैसा ही आप डेवलप कर लोगे। सही है। और यहाँ पर जो आपके पास फेजेस चल रहे हैं ये इस चीज को आपको समझा देंगे कि जैसे मटेरियल था वैसा डेवलप नहीं करके उसकी वेरिएशन करके उसमें क्रॉसिंग ओवर करके उसमें चेंजेस करके आप डेवलप। तो वो जो चेंजेस डेवलप हो रहे हैं वो कैसे डेवलप होंगे हमने वो भी ऑब्जर्व। ठीक है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म भी समझ। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में आपके पास सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कंडेंसेशन ऑफ chromatin material, and you all know that the condensation of chromatin material actually forms chromosome. कंडेंसेशन क्या बनाएगा? आपके पास कंडेंसेशन बनाएगा क्रोमोसोम। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज क्या आ जाएगी? दूसरी चीज है मिडिल प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज का मिडिल पार्ट, उसको तीन हिस्सों में हमने पूरी डिवाइड कर दिया। देखो इवेंट्स स्प्लिटिंग है, फेजेस स्प्लिटिंग है। वो जब सेल डिवाइड होता है, सेल को थोड़ी पता है सब प्रोफेज दो में मेटाफेज होता है, हमने नाम दिए है ना उसको, तो वो तो सारा काम एक साथ करेगा, सीक्वेंशियली करेगा। ठीक है, हमने उस सीक्वेंस के होने वाले उन कामों को हमने नाम दिए। ठीक है, तो मिडिल प्रोफेज में क्या होता है आपके पास? The nuclear envelope disappears. The nucleolus also disappears. अच्छा, जब आप एग्जैक्टली बुक को फॉलो करेंगे ना तो आपको इसमें रिवर्सल मिलेगा। बुक के अंदर जो मैंने मिडिल में लिखा है वो आपको अर्ली में लिखा हुआ मिल सकता है, या वो आपको लेट में लिखा हुआ मिलेगा सब कुछ पार्ट, और जो कंडेंसेशन है वो आपको मिडिल। ठीक है, तो मैंने फॉर्म्स को चेंज किए मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको इस हवाले से फॉलो करना है। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या होता है? लेट प्रोफेज में क्या होता है? लेट प्रोफेज इज नोन फॉर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर में लोग समझा कैसे सकते हैं? आपके पास आ गया लेट्स सपोज एक
क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है और एक और है इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। इसका जो दूसरा क्रोमोसोम है दैट इज इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम बन रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम बनेगा, उसमें what you need to know is the process of crossing over। मैंने सिर्फ उसका कलर चेंज कर दिया समझाने के लिए। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो पूरा का पूरा सेगमेंट उठेगा। when the process of crossing over occurred, तो पूरा का पूरा सेट ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम उठेगा और अगले क्रोमोसोम पे जाके अटैच होगा। सही है, let's just observe this thing that how it actually occurred। ये जो ब्लैक वाला था उसका सेगमेंट उठ के इस पर आ जाएगा और रेड वाले का सेगमेंट में उठ के ब्लैक वाले पर आ जाएगा। किस तरह से ऑब्जर्व, ये आपके पास पहले बनाएगा बॉन्ड। बॉन्ड को मैं एक यू कैन एक स्पेसिफाइड और एक जूम हुई हुई पिक्चर इस शक्ल में समझाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं यहां से निकाला इसके लार्ज के लिए। ये आपका एक क्रोमेटिड है, ये आपके पास इसी से रिलेटेड दूसरा क्रोमेटिड है। जहां पर ज्वाइन करेंगे, जिस पर्टिकुलर पार्ट पे लोग ज्वाइन करेंगे वहां पे आपके पास बनेगा ब्रिज। ठीक है, ब्रिज का भी एक नाम है, वो ब्रिज आपके पास कहलाता है क्यासमेट। तो पहले ब्रिज फॉर्मेशन होगी, यानी कि आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज, जिसको आप कह सकते हो कियास्मा या कियासमेटा। कियास्मा बनेगा या कियासमेटा बनेगा। फिर बात समझ में आ रही, ब्रिज क्या होगा? दो होमोलोगस, दो कौन सा है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान का एक जॉइंट। वो जॉइंट जो कि बनेंगे कि उस तरफ जहां पर लोकस से होंगे, जहां पर लोकस को एक्सचेंज करवाना। अब आपके पास इस प्रोसेस के बाद आपके पास होगा क्या? मेटा फॉर्मेशन के बाद आपके पास होगा एक्सचेंज, यानी कि क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म, असल मैकेनिज्म। असल मैकेनिज्म किस तरह से होगा? हम ये भी क्रोमोसोम्स दोबारा से बना लें। ठीक है, मैंने दो सेगमेंट्स एक्सचेंज कर देना है इसके, क्योंकि मैंने दो सेगमेंट लेना है और आगे लेके इसके दूसरे वाले क्रोमोसोम पर और उस दूसरे वाले क्रोमोसोम के दो सेगमेंट्स उठाने हैं। आई गेटिंग व्हाट? एक्सचेंज किस तरह से हुआ? रेड वाले का बकायदा पूरा पीस होती है, ब्लैक वाले का काट दिया। क्लियर क्लियर, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ आपके पास जो क्रोमोसोम मौजूद था, द रेड वन, जो पार्ट यहाँ पर आके लगे तो वहां से हट जाएगा ना, तो इसके ये पार्ट यहाँ पर आके लगे तो पार्ट कैसा पार्ट आया। इसी तरह से रेड वाले का ये पोर्शन भी आके यहाँ पर लग गया, तो ये वाला पोर्शन भी गायब है। ये वाले पोर्शन पर एक्सचेंज हुआ है, तो एक्सचेंज वाला कंटेंट आकर इस पे लग जाएगा। लाइक दिस। क्लियर? समझ में आती है बात? तो टेंशन हो नहीं। अली क्रॉसिंग ओवर नहीं समझ में आई? आगे पक्का। क्रॉसिंग ओवर में डिफाइन कैसे करोगे क्रॉसिंग ओवर को? मतलब अगर किसी को बोले व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर बताओ मुझे, पढ़ कर आए हो बायोलॉजी स्टूडेंट, शुड बी नोइंग अबाउट क्रॉसिंग ओवर।
तो क्रॉसिंग ओवर के लिए बताना है, क्रॉसिंग ओवर is exchange of segments between two homologous chromosomes locuses या loci is the plural of locus, ठीक है। उसके लोकस के ऊपर एक्सचेंज हो जाएगा। लोकस स्पेसिफिक होना चाहिए, एड्रेस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुमने हेयर कलर से आई कलर एक्सचेंज कर दिया। अगर यहाँ पर तुम हेयर कलर का ट्रेड उठा के यहाँ पर ले जाओ तो जरूरी है कि दूसरी तरफ भी हेयर कलर का ट्रेड भी मौजूद हो। क्रॉसिंग ओवर अगर समझ में आ जाती, अगर क्रॉसिंग ओवर वाक्य है तो समझ में आ जाती, तो आपको मेंटल का लॉ समझ में आ जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आप लोग पहले से पढ़कर आ रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि मेरे जब जीन्स आपस में मियोसिस करते हैं और एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, तो उस जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में आपके पास एक पर्सन है कि जीन एक्सचेंज करना, पूरी बात पर एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो उस जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज में आपके पास कोई भी दूसरा एक्सचेंज, कोई भी दूसरा जीन, कोई दूसरा जीन जिसका एक्सचेंज होना हो या एक्सचेंज ना होना, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा? इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्फ्लुएंस नहीं होगा का क्या मतलब? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था एक, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है, और फिर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैं जब अपनी बात मैंने समझाई, आई जस्ट वांट यू गाइस टू जस्ट like make a concept of law of independent assortment and how it's implemented on the mechanism of crossing over। वो ये कह रहे हैं कि जब तुम क्रॉस ओवर करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ब्लैक हेयर कलर के साथ ब्लैक आई कलर भी जाए। हो सकता है कि आई कलर यही कहीं रह गया नीचे, ब्लैक आई कलर यही रह गया, ब्लैक हेयर कलर जो पहले यहाँ पर था ये उठकर यहाँ पर चला गया, और वहां पर जो ब्राउन हेयर कलर था, ये जो ब्राउन है रेड कलर था, जो बीसी डायल करना पड़ेगा, वहां पर जो रेड हेयर कलर था वो उठ के यहाँ पर आ गया, और वहां पर जो रेड आई कलर था वो वही का वही रह गया। मैं और आसान करता हूँ इस बात को, एक और पैटर्न से, एक तरह से और आसान करने की कोशिश करता हूँ कि भाई जब तुम्हारी बॉडी में ब्लैक हेयर कलर, लेट्स सपोज फादर से आप, तो जरूरी नहीं है कि जिस पैटर्न के हेयर का ये जो लेंथ ऑफ हेयर की उसका ट्रेड भी फादर से है, हो सकता है कि लेंथ ऑफ हेयर का ट्रेड मदर का हो। बात का डिफरेंस समझ? तो ये जो बात का डिफरेंस है, ये पूरी बात का जो पूरा मफहूम है वो ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि हर जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, हर जीन इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, यानी किसी जीन को किसी दूसरे जीन पे कोई भी किसी भी किस्म का लिंकेज हासिल नहीं है ड्यूरिंग एक्सचेंज, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्यों? क्योंकि उससे आपके पास डेवलप होगी वेरिएशन, उसी का डेवलप होगी, उससे डेवलप होगी वेरिएशन। अब बताओ वेरिएशन की वजह समझ में आई आपके? समझ में आया? पक्की वाली बात है। इसी चीज को अगर हम डायग्राम पे इंप्लीमेंट करें, डायग्राम बहुत छोटी सी है, जो माइटोसिस वाली चेंज नहीं कर सकते। मैं ये कहूंगा कि यार तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस, एक सेल था, उस सेल का न्यूक्लियस था, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, the nuclear membrane of the cell disappeared and the chromatin material which was present inside, the chromatin material which was present inside, it tends to form
क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम में मैं ये बोल रहा हूँ क्या वो जो क्रोमोसोम अपीयर हुआ था ना उसमें भी क्या हो गया है, क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म हो गया है। साथ में मैं ये बोलूंगा कि सेंट्रियोल अपीयर हो गए और स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गया। सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेशन अकर या अपीयर, यहाँ पर आपके पास सेंट्रियोल में इस तरह की डॉटेड अपीयरेंस शो कर रहा हूँ जिसमें से स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो गए हैं। क्या आपको मेरी ये बात क्लियरली समझ में आ गई या नहीं? आया क्या समझ में आया नहीं आया भाई? क्या समझ में जल्दी समझ में नहीं आया? डायग्राम समझ में, डायग्राम छोटी है ना समझ। Okay, now this is this acceptable? If सेंट्रियोल आ गए, स्पिंडल फाइबर से निकल रहा है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ठीक है? और जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो अब क्या बन चुका है, वो सारा का सारा क्रोमोसोम बन चुका है। और क्रोमोसोम भी कैसा, क्रोमोसोम भी ऐसा कि जिसका एक्सचेंज हो चुका हो। भाई डायग्राम बड़ा गौर से देखना था, डायग्राम बहुत कुछ है। अब बताओ, अब समझ में आया? क्रॉसिंग ओवर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई, यहाँ पर कहीं पर तुम्हारे पास न्यूक्लियोलस भी था, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो रहा था, उसका गायब हो रहा था, मैं इसको ऐसे टाइप कर, सही है? डिसअपियर हो रहा था, हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी, हो गई। यहाँ पे काम अर्ली प्रोफेज का था, यहाँ पर काम लेट प्रोफेज का। लेट प्रोफेज से भी कंप्लीट होने की बात है और स्पिंडल फाइबर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद जब आपके पास अगला फेज अपीयर होगा, अगला फेज जिसे हम लोग कहेंगे मेटाफेज 1। अगला फेज कौन सा है? अगला फेज है आपके पास मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 क्या है? मेटाफेज 1 कहता है कि on the chromosome arranged on equatorial plane। एक बड़ा मजे का सवाल है, मुझे पता है कि बहुत आसान सवाल है और आपको जवाब दे देंगे क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के सारे स्ट्रक्चर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज है। आपकी बॉडी के अंदर ज्यादातर स्ट्रक्चर किस चीज के बने हुए हैं? किसके? दो से बोलो। प्रोटीन के बने हैं। चलो सही, एक्सेप्ट। मुझे ये बता सकते हो कि इक्वेटोरियल प्लेन किस चीज का बना हुआ? इक्वेटोरियल प्लेन किस चीज का बना? साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म का बना। स्ट्रक्चर वाइज इक्वेटोरियल प्लेन स्ट्रक्चर वाइज किस चीज का? हमारी
वैसे तुमने देखो सफर का नाम भूल गया। लाइबा। ओके लाइबा तुम बताओ। कुछ भी बोल दे यार। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड। नहीं फिर किस चीज का बना हुआ है पता नहीं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे। ओके चलो मैं बताता हूँ। इक्वेटोरियल प्लेन इमेजिनरी प्लेन, यानी कि ये प्लेन ऐसा होता है। इक्वेटोरियल प्लेन क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन वो सेंट्रल रीजन है जहां पर आपके पास क्रोमोसोम अरेंज हो जाए। तो बना मतलब किसी भी चीज का नहीं है ना, एग्जिस्टेंस नहीं है, सही है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। हमने सेल का साइज फिर थोड़ा सा, क्योंकि अब उसने क्या करना है, नाउ वी जस्ट नीड टू अरेंज द क्रोमोसोम ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। लेकिन अब एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगा, वो बात क्या है, वो बात अधूरी हो जाएगी मेटाफेज 1 के लिए, क्योंकि फिर वो बात ये नहीं है कि मेटाफेज 1 तो नहीं, ये तो वही मेटाफेज हो गए जो हम पढ़कर आ रहे थे माइटोसिस में। तो वो जो डिफरेंस तो लेकर आना है ना, तो डिफरेंस क्या आ जाता है कि मेटाफेज 1 है, इसमें all the chromosome arrangement equatorial plane, that is imaginary plane, along with their homologous pair। तो आप सवाल फौरन पूछ सकते हो सर इसका मतलब ये हुआ, सर क्या इसका मतलब, सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेटाफेज जो माइटोसिस में हो रहा था उसमें होमोलोगस पेयर की अरेंजमेंट नहीं थी। तो जवाब दूंगा हाँ, होमोलोगस पेयर नहीं होते थे, उसमें क्रोमोसोम होते थे अलग अलग अरेंज, उसमें क्रोमोसोम होते थे अलग अलग अरेंज होते थे, उसमें पेयरिंग नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहाँ पर इसी चीज को एक और क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करते हुए अब ये ध्यान में रखना कि भाई ऑलरेडी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, सही है। मेटाफेज यहाँ तक खत्म नहीं होता, मेटाफेज कहता है कि स्पिंडल फाइबर completes its formation, spindle fiber बनना complete हो जाएंगे, spindle fiber completes its formation and attaches to सेंट्रोमेयर प्रोटीन। सेंट्रोमेयर में एक प्रोटीन होता है, उससे आगे अटैच होता है। तो इस प्रोटीन का नाम भी, इस प्रोटीन का नाम है काइनेटिन, बट यू गाइस डू नॉट नीड टू रिमेंबर, पहले सुना है माइटोसिस में, ठीक है। चलो तो वो सेंट्रोमेयर पे अटैच हो जाएंगे, लेकिन ओनली फ्रॉम वन साइड। मुझे फर्क करना है ना, मेटाफेज ऑफ मियोसिस और मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में, माइटोसिस में दोनों तरफ से अटैच होगा, यहां पर होगा ओनली फ्रॉम वन साइड। अब डायग्राम देखोगे तो ये बात हो जाएगी आपको क्लियर। ये रहा इसका शेप सेंट्रियोल का पोल, ये रहा दूसरा पोल, ये यहां से अटैच होगा, ये यहां से अटैच होगा, कुछ डायरेक्टली भी मौजूद होते हैं, ये इससे अटैच हो गया और ये इससे अटैच हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत क्लियरली हो गया कि भाई होमोलोगस पेयर का, मेरी बात सुनना रहेगा और मानिए बहुत ध्यान से, होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम नीचे से अटैच होगा और दूसरा क्रोमोसोम ऊपर से अटैच होगा। दोनों अटैचमेंट, दोनों साइड से अटैचमेंट नहीं, समझ में आ रही है बात? दोनों साइड से अटैचमेंट ऐसा नहीं होगा कि इसी एक क्रोमोसोम से नीचे से अटैचमेंट होता है, ऊपर से अटैचमेंट होता है, एक पोल से कनेक्टेड है। अगर तुम देखो एक क्रोमोसोम एक पोल से कनेक्टेड है, वन क्रोमोसोम इज फॉर वन पोल।
हम क्रोमोसोम को जैसे माइटोसिस में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, माइटोसिस में ये दो क्रोमैटिड समझ लो इनको, एक स्पिंडल फाइबर आया, यहाँ से अटैच हो गया, दूसरा स्पिंडल फाइबर आया, इससे यहाँ से आया, इससे अटैच हो गया, और फिर क्या किया था आपने, फिर इसको पकड़ा और स्प्लिट कर दिया। यहाँ पर वो बोले भाई इन दोनों को एक तरफ रख दो और इसका जो होमोलोगस पेयर है उसको एक तरफ रख दो। ये पेयर में मौजूद थे एक साथ, अब एक पेयर पूरा इधर चला जाएगा, दूसरा पेयर दूसरे पोल पे जाएगा, जब ये दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास क्या होगा, okay, so this is metaphase 1। यहाँ पे बात फिर मुकम्मल नहीं होती, इसके बाद आगे बढ़ेगी बात तो आपके पास आ जाता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में आपके पास अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम की ऑन देयर अपोजिट पोल। अरेंजमेंट कैसे हो रही है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट कैसे हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन किस चीज की हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है स्पिंडल फाइबर की। मैं अपनी बातों को, सारी बातों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं स्पिंडल फाइबर था वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्पिंडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट होकर, स्पिंडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट होकर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे बुला लिया। स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, स्पिंडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट होकर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे बुला लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको अपोजिट पोल पे बुला लिया। अपोजिट पोल पे जब मूवमेंट हुई आपके पास तो एक क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम एक साइड पे जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरी साइड पे जाएगा, अपोजिट साइड। सो how you defining anaphase 1? Anaphase 1 is movement of chromosome on the opposite pole by contracting spindle fiber। एनाफेज 1 जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही आपके पास अगला कंपोनेंट आ जाता है। अगला कंपोनेंट कौन आ जाता है, अगला कंपोनेंट, अगला पार्ट आ जाएगा आपका टेलोफेज 1। यस, 1 1 इसलिए बिकॉज़ इट्स मेयोसिस 1, तो ये किसके सबके साथ 1 1 चले जा रहा है। तो भाई टेलोफेज 1 जब आया तो आपके पास सेल डिवाइड कर चुका था न्यूक्लियस को, सेल डिवाइड कर चुका था न्यूक्लियस को। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं और मैं इस बात को दोबारा से मेंशन करूंगा कि क्या हो चुका था आपके पास डिवीजन हो चुका था, आपके पास डिवीजन हो चुका था किस चीज का, एक मिनट मुझे कैमरा एडजस्ट, ओके आपके पास डिवीजन हो चुका था न्यूक्लियस का, क्योंकि क्रोमोसोम दो अपोजिट पोल पे जा चुके थे। तो जो प्रोफेज ने जो कुछ किया था क्रॉसिंग ओवर के अलावा वो सब उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। टेलोफेज को आप यहां से कह सकते हैं टेलोफेज इज द रिवर्सल, टेलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ, टेलोफेज क्या है, टेलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। ठीक है, तो उल्टे में क्या क्या उल्टा होगा जरा और से देख लीजिए। न्यूक्लियर envelope and nucleolus reappear. Then chromatin material आपके पास reappear होगा कैसे, by hydrolysis of chromosome। कैसे reappear होगा, by
हाइड्रोलिसिस ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्रोमोसोम में आपके पास बेसिकली क्या कवर हो रहा है? हाइड्रोलिसिस ऑफ क्रोमोसोम में आपके पास जो जमा हो गया था कंडेंसेशन से, उसका रिवर्स किया है। कंडेंसेशन का रिवर्स, कंडेंसेशन का अपोजिट क्या है? हाइड्रोलिसिस। वो पहले जमा किया, अब दूर दूर कर स्कैटर किया, फैलाओगे, ठीक है। अब इसके अलावा अच्छा, ये जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस रिएक्ट होगा ना, ये दो जगह पे रिएक्ट होगा। मैं डायग्राम में भी साथ साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो इसमें अपेयर हो जाएंगे दो न्यूक्लियर, एक पोल पे आ गया और दूसरा दूसरे पोल पे आ गया। मैं कलर के लिए उसी तरह से इंटीग्रेटेड करके लेके चल रहा हूं, या उसमें से कलर से कोऑर्डिनेट कर रहा था, ये बात को समझने में, बात को कनेक्ट करने में आसान है। यहाँ पे रेड क्रोमेटिक मटेरियल बना दिया और यहाँ पर ब्लैक क्रोमेटिक मटेरियल बना दिया कि यार वो उस वाले क्रोमोसोम से भी इस वाले क्रोमोसोम से, ये वजह होती है, ये असल वजह होती है। जब मैंने फेस के ऊपर कनेक्शन बोला स्पेसिफाई कि असल वजह होती है कि आपके पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, सही है। यहाँ पर हाफ होते हुए नजर आ गए क्योंकि मूव कर रहा है। यहाँ पर दो न्यूक्लियस अपेयर हो गए। अब अगर तुम्हारे पास डायग्राम आएगी ना, इसके अंदर पेपर में इस तरह की डायग्राम देते हैं, अगर तुम्हारे पास इस तरह की डायग्राम आएगी कि जिसके अंदर तुम्हारे पास एक सेल में दो न्यूक्लियस मौजूद है, तो यार इस बात को समझ जाना कि दो न्यूक्लियस एक सेल में टेलोफेज की वजह से मौजूद है। किसकी वजह से मौजूद है? टेलोफेज की वजह से मौजूद है, सही है। तो अब जब तुमने यहाँ पर जब तुमने स्टार्ट किया था, तो तुम्हारे पास अपीयर होगा सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर क्या हुआ? डिसअपीयरेंस ऑफ सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर। बात यहाँ पे मुकम्मल नहीं होती। टेलोफेज बनने के बाद फौरन से साइटोकाइनेसिस होती है, और साइटोकाइनेसिस के बाद जो है ना, वो आपका सेल डिवाइड हो जाता है। दो न्यूक्लियस ऑलरेडी बन चुके, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म, कुछ भी नहीं करना, हमने कुछ भी नहीं करना। हमने दोनों न्यूक्लियस के साइज को भी रेगुलराइज कर दिया, वापस नॉर्मल जितना कर दिया, और हमने यहाँ से सेल मेम्ब्रेन की इंक्लूजन बनाना शुरू। ठीक है, इस पूरे डिवीजन को आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और इसके लिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो n हैप्लॉइड हो चुकी है। ठीक है, अब भाई अगर हैप्लॉइड हो चुके हैं तो फिर मियोसिस 2 तीसरा सवाल है, लेकिन है साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ सेल आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो जब आपके पास हैप्लॉइड नंबर के दो सेल्स बन जाएंगे। अगर मैं इसको और आगे फ्लो करवाऊं डायग्राम, तो आपके पास ये है गॉट हैप्लॉइड नंबर वाला एक सेल, we have got another similar set of haploid number. Then now why you are going towards, now why you are moving towards, now why we are moving towards meiosis 2, daiva child है meiosis 2, हाँ फर्दर हम देखेंगे ना, हम देख लेंगे वो हुआ पर क्यों है डिवीजन। जब मियोसिस में तुम्हारा मकसद था हैप्लॉइड करना, तो उनसे स्पर्म सेल जिसे एक्सेल बना रहे थे, तो क्या कहते हैं n और n हो जाए ताकि हम दोनों का जोड़ा नंबर 2 हो जाए। n तो हो गया, अब क्यों डिवाइड कर 2n की नहीं, डिवाइड थोड़ी करें तो मल्टीप्लाई करें, फर्टिलाइजेशन। यहां तक की बात क्लियर होगी क्या? 100% अच्छी तरह से। अब जरा आगे ये बात जरा समझने के लिए ना बहुत चार्ज करना, जब कहा था कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो डिवीजन,
मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो दो डिवीजन है उसमें से मियोसिस 1 वाला जो डिवीजन है उसका नाम जान दो जरा। मियोसिस 1 कहलाता है मियोटिक डिवीजन, या इसको आप कहते हो रिडक्शन डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस वाला कहलाता है माइटोटिक डिवीजन। क्या कहलाता है? माइटोटिक डिवीजन, यानी कि ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह से होगा। तुम अगर यहाँ पर क्रोमोसोम ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो ये क्रोमैटिड्स है ये इस तरह के नहीं थे जब माइटोसिस किया। क्रोमैटिड्स होते हैं सिंगल, यहाँ पे क्रोमैटिड्स हैं डबल। यही क्रोमैटिड सिंगल हो जाते अगर तुमने यहाँ पर अलग अलग क्रोमोसोम को अटैच करने के बजाय तुमने यहाँ पर अटैचमेंट की एक ही क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमैटिड्स को और बीच में उनको तोड़ के अलग किया होगा। तो तुमने अपने क्रोमोसोम को तोड़ा ही नहीं, तुमने तो पेयर तोड़ा है। तुमने क्या तोड़ा है? पेयर तोड़ा है। तो क्रोमोसोम को यानी कि क्रोमैटिड्स को अलग करने के लिए you need to go, you need to undergo through the second phase of division, that is meiosis 2। वो ज्यादा जल्दी से ऑब्जर्व करो कि किस तरह से आ जाएगी। हम एक सेल ले लेते हैं क्योंकि दूसरे सेल पर प्रोटीन काम हो रहा होगा, तो हम एक सेल के ऊपर पढ़ लेंगे और वही बात है वो हम दो दो से इंटरनेट कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास ये सेल आगे बढ़ता है। लेट्स सपोज मियोसिस 2 करवाने के लिए, तो मियोसिस 2 में सबसे पहला फेज जो इसके पास आ जाता है वो होता है प्रोफेज 2। इस तरह से पहले माइटोसिस के दौरान आपके पास प्रोफेज में काम हुआ था, वैसे यहाँ पर होगा। प्रोफेज 2 के अंदर आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने के बाद आपके पास क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाएगा और कंडेंस होके बना लेगा क्रोमोसोम। ठीक है। और सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर अपीयर हो जाएगा। तो प्रोफेज 2 में क्या हुआ आपके पास? प्रोफेज 2 में you got a nucleus which is dissolving its nuclear membrane. You got chromatin material being converted into chromosome. ठीक है। You got centriole. You got centriole appearing on both the poles. प्रोफेज 2 के बाद तुम्हारे पास आता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा? मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हो जाएगा। कौन अरेंज होगा इक्वेटोरियल प्लेन पे? क्रोमोसोम अरेंज होगा। कौन अरेंज होगा? क्रोमोसोम अरेंज होगा। कहां पे? इक्वेटोरियल प्लेन पे। इस दफा क्रोमोसोम का पेयर अरेंज नहीं हो रहा, इस दफा सिंगल क्रोमोसोम अरेंज हो रहा है। ठीक है। और क्या होगा? स्पिंडल फाइबर उससे अटैच हो जाएगा। इससे अटैच हो जाएगा काइनेटिकोर प्रोटीन से अटैच हो जाएगा। और पिक्चर कैसी आ जाएगी? पिक्चर कुछ इस तरह से। ठीक हो? सॉरी, पिक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगी कि क्रोमोसोम अकेले अकेले अरेंज हुए हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे।
हमें काम करना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को भी इंटीग्रेटेड करना और ग्रीन के बजाय क्रोमोसोम बनाना प्रॉपर्ली बैलेंस, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस। और मेटाफेज के बाद हमारे पास अगला फेज आ जाएगा एनाफेज 2। अगर आप देखें तो टोटली माइटोसिस की तरह से चलना है, कुछ जरा बराबर फर्क समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? गुड, समझ गया। ओके, एनाफेज की तरह से जैसे माइटोसिस में था वैसे यहां पर हो जाएगा। क्या होगा? स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर क्या करेगा? क्रोमैटिड स्प्लिट होगा, सही है। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे काम हो रहा है, ये याद रखना। तो जब यहां पर शुरू किया था तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब यहां पर एंड करोगे तो भी तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होगा। तो एनाफेज 2 में आपके पास क्रोमैटिड स्प्लिट होगा और मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ मूव कैसे कर गया देखो जरा। इस दफा तुम्हारे पास जो स्प्लिट हुआ है वो एक क्रोमोसोम था, जो क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गया। कैसे स्प्लिट हुआ? इस तरह से स्प्लिट हुआ कि एक क्रोमैटिड यहां पर, इसका दूसरा क्रोमैटिड यहां पर, एक क्रोमैटिड यहां पर, इसका दूसरा क्रोमैटिड यहां पर। और एनाफेज 2 के बाद what you have got is टेलोफेज 2, जिसमें वही रिवर्सल आ जाएगा। किस तरह का? न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर होंगे और स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल डिसअपीयर होंगे और क्रोमोसोम दोबारा से क्या बन जाएगा? क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम दोबारा से क्या बन जाएगा बेटा? क्रोमेटिन मटेरियल। और जब टेलोफेज आप ऑब्जर्व करोगे तो उस वक्त तक दो न्यूक्लियाई सेल में मौजूद होंगे। जब आप टेलोफेज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपके पास क्या होगा? एक न्यूक्लियस विद द हैप्लॉइड और दूसरा न्यूक्लियस विद द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और फिर से वही साइटोकाइनेसिस होगी, यानी कि सेल दो न्यूक्लियस के हिसाब से डिवाइड करेगा। अब जो सेल डिवाइड करेगा, अब जो सेल डिवाइड करेगा, so you will be having two more cells with haploid nuclei। और जब ये डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके पास दो सेल्स और आ जाएंगे, जब ये डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास टोटल 4 डॉटर सेल्स। इस सेल से मियोसिस 2 हुआ और इस सेल से भी मियोसिस 2। सही बोलो, क्या कह रहा हूं? ये n की तरह n ओवर 2 नहीं होगा। आपने क्रोमैटिड नंबर सेम रखा। कैसे? देखो, दो क्रोमैटिड्स वो जाके फिर पूरे पूरे क्रोमोसोम। आपने तो क्रोमैटिड को स्प्लिट किया है, इसका फर्क देखो और इसको इससे कंपेयर करो। ये वाला देखो, फिर ये वाला देखो। ये कितने क्रोमोसोम्स हैं? 1 2 3 4। यहां पर कितने हैं? 1 2 1 2 4 क्रोमोसोम दोनों में स्प्लिट हो गए। ये कितने क्रोमोसोम्स हैं? 1 2
यहाँ पर कितने एक दो यहाँ क्लियर हुई पिक्चर सही है। कॉपी कर इस तरह से फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगली क्लासेस का आगे